हेलो एवरीवन, आई एम मानस कुमार और मैं आपका पीपीएस के 2020 के सी लैंग्वेज के इस वीडियो में वेलकम करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने 2019 और 2018 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसके बाद जो होगा हम लोग का, जब हम लोग का पीपीएस 2020 का वीडियो खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग का पीपीएस का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का 2018 के बाद सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2018, 19 और 2020 का वीडियो पीपीएस का अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग का होगा, अब ऑन डिमांड हम लोग वीडियो बनाएंगे। जैसे ऑन डिमांड बोलने का मतलब, अगर आप लोग का बी डबल ई का प्रॉब्लम होगा, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा, तो उसका वीडियो बनाया जाएगा प्रीवियस ईयर का, या फिर केमिस्ट्री का बनाया जाएगा, या फिर मैथ्स का बनाया जाएगा। तो आप लोग के पास ये तीन ऑप्शन है, और आप लोग हमने सजेस्ट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग जिस जिस सब्जेक्ट का बोलिएगा उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स का वीडियो इसमें अपलोड किया जाएगा। और देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। और अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो उसमें भी आ जाइए। वहाँ पे अगर आप कुछ डाउट डालते हैं तो मैं वहाँ पे आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन वहाँ पे आपको दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के, 2020 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो देखिए, हर साल की तरह इस बार भी हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 4 ऑप्शन है, और 10 में से हम लोग को किसी 7 का आंसर देना रहेगा। ठीक, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरिएबल नेम इन सी शुड बी ए एन। तो हम लोग को पूछ रहा है कि जो वेरिएबल का नाम है सी में वो क्या हो सकता है। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन वाइज देखते हैं। तो पहली बात, रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड के अंदर हम लोग का ऑप्शनल वर्ड आता है, फिगरेटिव कांस्टेंट जो होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये सब आता है। ठीक, तो इसका यूज हम लोग किसी भी वेरिएबल के, इसका यूज जो है हम लोग किसी भी वेरिएबल के नाम में नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद कीवर्ड हम लोग देखते हैं। जो कीवर्ड है हम लोग का, कीवर्ड का भी यूज हम नहीं कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के नाम में। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफायर देखते। देखिए, आइडेंटिफायर का यूज हम लोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, आइडेंटिफायर। ठीक, उसके बाद बी नंबर देखते हैं। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। वाई डू वी राइट इंट पॉइंटर। स्टैक बिफोर मेलॉक। हम लोग इंट का यूज मेलॉक के पहले क्यों करते हैं। ठीक, तो देखिए, पहली बात, जो मेलॉक हमेशा जो होता है वो वॉइड रिटर्न करता है। ठीक, और कंपाइलर भी, अगर वॉइड रिटर्न करेगा वो, तो कंपाइलर जो होगा वो भी उसको एज अ वॉइड ट्रीट करेगा। इसलिए हम लोग जो है इंट लगा देते हैं वहां पे कास्टिंग करवाने के लिए। ठीक, तो इसका आंसर हो गया, इट इज फॉर द टाइप कास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, ये जो है क्वेश्चन, विच हेडर फाइल इज यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग अ फाइल। तो ये देखिए सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन जो सेट किए होंगे वो थोड़ा नींद में होंगे इसलिए डाल दिए। इसका आंसर होगा इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये गलत है, इसका आंसर होगा एफ स्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिस्प्लेज द कीबोर्ड कैरेक्टर फॉर द पास्ट की। तो इसका आंसर गेट सी एच ई होगा। ठीक, तो देखिए, गेट सी एच ई क्या करता है, गेट सी एच ई वेट करता है कैरेक्टर इनपुट का, जो कि कीबोर्ड के द्वारा डालते हैं और उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग डी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, व्हाट डज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मीन इन पॉइंटर 10। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का ये बता रहा है कि इसका मतलब है कि पॉइंटर है, पीटीआर नाम का एक पॉइंटर है, जिसका डाटा टाइप जो है वो इंट है, और उसका जो साइज है वो 10 है। ठीक, तो इसमें देखिए, पीटीआर इज अ पॉइंटर, ऑप्शन नंबर 2, पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स। ठीक, तो इसका आंसर 2 हो गया। उसके बाद हम लोग एफ नंबर देखते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज टू। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जो होता है उसको हम लोग जंक वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज द टाइप स्पेसिफायर। तो देखिए, टाइप स्पेसिफायर ये हम लोग का जो मॉडुलस का साइन है हो गया। तो यहाँ पे जो परसेंट का साइन होगा मॉडुलस वाला वो हो गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एच में है द लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर्स। जो हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो कंपेयर करता है टू बुलियन वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर आई हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई में हम लोग का
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू रन अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को रन करने का स्टेप देखते हैं, स्टेप पूछा गया है। तो हम लोग का जो प्रोग्राम रन होता है उसमें पहले हम लोग कुछ सोर्स कोड डालते हैं, सोर्स कोड आया, उसके बाद हम लोग का जो प्रोग्राम होगा वो कंपाइल होगा, ठीक। फिर जो होता है लिंकर, उसको लिंक करेगा, उसके बाद लोडर लोड करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा होगा। पहले कोडर आया, कोड किया, कोड, उसके बाद कंपाइल, उसके बाद लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही हो गया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर जे देखते हैं। एन एक्सटर्नल वेरिएबल इज वन। तो हम लोग का पूछ रहा है एक्सटर्नल वेरिएबल, एक्सटर्नल ऑप्शन देखते हैं, विच रिसाइड्स द मेमोरी टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये भी सही है। उसके बाद विच इज ग्लोबली एसेसेबल बाय ऑल द फंक्शन। तो ग्लोबली भी एसेसेबल होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। उसके बाद विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, तो ये भी सही है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट सम मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें हम लोग का क्या पूछा गया, इसमें हम लोग को पूछा गया कुछ मेथड्स और मेथोडोलॉजी बताइए जिस प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए हम लोग का जो मेनली होता है वो चार मेथड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। फर्स्ट हो गया आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो इस मेथड में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो हम इनपुट डालेंगे और जो आउटपुट आएगा उसको भी। उसके बाद हम लोग सेकंड पे आते हैं, हम लोग सेकंड में हम लोग करते हैं फाइंड अ सॉल्यूशन, ठीक। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिख के या फिर फ्लो चार्ट बना के या फिर सूडो कोड लिख के, ठीक। इससे हम लोग का लॉजिक तैयार हो जाता है कि प्रोग्राम कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद थर्ड होता है कोड द प्रोग्राम। तो थर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि प्रोग्राम को कोड करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है। जैसे कि अभी हम लोग को सी में लिखना है तो इसमें हम लोग सही से प्री प्रोसेसर, हेडर फाइल, फंक्शन, कीवर्ड, इन सब का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट पे आते हैं प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, टेस्ट द कोड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखे वो सही है या गलत है। और उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो कंपाइल करके हम लोग जैसे कंपाइल करते हैं उसमें कुछ एरर आता है तो उसको हम लोग चेक करेंगे, कंपाइलिंग करके उसको टेस्ट करेंगे कि प्रोग्राम हम लोग लिखे हैं वो सही है या गलत है। अगर कोई गलत आए, जैसे कोई प्रोग्राम हम लोग का गलत आता है, कहीं पे एरर आता है, तो उसको हम एट इंस्टेंट वहीं पे हम लोग मॉडिफाई करना चाहेंगे। अगर वहां पे मॉडिफाई होके फिर से रन करवाएंगे, अगर सही हो गया तो फिर हम लोग का प्रोग्राम ठीक है। और अगर हम लोग का सही नहीं हुआ तो हम लोग फिर से यहाँ पे शुरू से आएंगे, प्रोग्राम को फिर से हम लोग प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर प्रोग्राम को कोड करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे। ये प्रोसेस लगातार चलते रहेगा जब तक कि हम लोग का सही प्रोग्राम मतलब सही आउटपुट ना आ जाए। उसके बाद हम लोग बी देखते हैं। हम लोग का बी है हाउ प्रोग्रामिंग यूटिलाइजेस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कैसे प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करता है, ठीक। तो हम लोग का फाइल जो होता है पहले हम लोग देखते हैं, जैसे जो भी हम लोग का फाइल होगा वो लोड हो जाता है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। उसके बाद उसका जो एक कॉपी होता है उसको रैम में भेजा जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क में एज इट इज वो सेव रहेगा। क्यों सेव रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए रैम से प्रोग्राम डिलीट हो गया तो हार्ड डिस्क से उसको वापस रीस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोग्राम होता है वो हम लोग का जो प्रोग्राम होगा वो सीपीयू के मेमोरी यूनिट में जाएगा। उसके बाद फिर कंट्रोल यूनिट में, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाएगा और डिकोड किया जाएगा। उसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाएगा, जहाँ की अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। उसके बाद फाइनली जो प्रोग्राम का आउटपुट होता है वो आउटपुट स्क्रीन यानी कि मॉनिटर पे हम लोग का शो हो जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, गिव एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम फॉर एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एनी था। तो हम लोग का एल्गोरिथम क्या हम लोग का एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है प्रोग्राम को सॉल्व करने का, ठीक।
प्रोग्राम एल्गोरिथम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम जो हम लोग का जो एल्गोरिथम होता है ये किसी भी लैंग्वेज के लिए स्पेशल नहीं बनाया जाता है। हम सेम एल्गोरिथम से डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम एक एल्गोरिथम लिख लिए, उसको हम लोग सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, हर एक जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं एडिशन के प्रोग्राम का। तो हम लोग का पहले स्टेप वन हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। हम लोग 3 वेरिएबल्स दिए यहाँ पे, num1 num2 और सम। इसमें हम लोग उसके बाद वैल्यू को रीड करवाएंगे num1 num2 में, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, ठीक। ऐड करेंगे num1 और num2 को और असाइन करेंगे रिजल्ट को सम में। जो हम लोग का सम होगा num1 प्लस num2 उसको असाइन करेंगे हम लोग सम में। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करेंगे सम को, और जब डिस्प्ले हो जाएगा तो प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो इसमें हम लोग का डिफरेंस पूछा गया प्रोग्राम के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जो कंपाइलेशन होता है उसमें हम चेक करते हैं सिंटैक्स को, ठीक, मिसिंग ब्रेसेज को, सेमी कॉलन को, इन सब को हम चेक करते हैं। और अगर सब ठीक होता है तब क्या होता है कि जो हम लोग का कोड रहता है वो हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड को लोअर लैंग्वेज यानी कि मशीन के अंडरस्टैंड, मशीन को जो समझ में आ जाए वैसे कोड में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब हम कोड का एग्जीक्यूशन करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कंपाइल प्रोग्राम को लोड करते हैं प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, ठीक। तो यही हम लोग का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम में अंतर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वार्निंग एंड सिंटैक्स एरर ऑन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, व्हाट व्हाट वी गेट एन आउटपुट ऑफ कंपाइलेशन स्टेप। तो इसमें देखिए, अरे इसमें आंसर थोड़ा सा छूट गया, मैं बता देता हूँ। वार्निंग का आंसर लगता है नहीं लिखा मैंने, वार्निंग जब आता है तो क्या होता है। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि जब प्रोग्राम में वार्निंग या सिंटैक्स एरर होगा तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए जब वार्निंग होता है तब जब प्रोग्राम लीगल होता है, जब प्रोग्राम लीगल होगा तब वार्निंग आता है और इसमें प्रोग्राम रन हो जाता है। लेकिन जब हम सिंटैक्स, और इसमें देखिए प्रोग्राम जब वार्निंग आएगा तो इसमें प्रोग्राम रन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब अगर हम सिंटैक्स में कुछ गलती कर देते, प्रोग्राम सिंटैक्स के रूल को वायोलेट करते हैं, तब तब सिंटैक्स एरर आता है। इसमें जब तक हम कोड को, सिंटैक्स को पूरी तरह से सही ना कर दें तब तक हम लोग का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और ये जो भी एरर होता है ये कंपाइल टाइम में हम लोग को पता चलता है, इसलिए इसको कंपाइल टाइम एरर करते हैं, इसको कंपाइल टाइम एरर बोला जाता है। और हम लोग कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली सिंटैक्स एरर देखते हैं, जैसे कि मिसिंग पैरेंथेसिस हो गया, उसके बाद फिर हो गया वैल्यू प्रिंट कराना बिना उस वेरिएबल को डिक्लेयर किए हुए, उसके बाद फिर मिसिंग सेमी कॉलन हो गया। और हम सिंटैक्स एरर का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंक्लूड stdio.h void main, यहाँ पे int x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 15 प्रिंट एफ x %d x, y। और यहाँ पे देखिए हम लोग का जो सेमी कॉलन है, यहाँ पे सेमी कॉलन का मिसिंग है, ठीक। तो उसके बाद देखिए हम लोग का एरर कुछ इस तरह से आएगा, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन एरर। और इसमें जो होगा प्रोग्राम जो होगा वो कंपाइल नहीं होगा, एरर शो करेगा। और उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया व्हाट आर वेरिएबल्स, दिस द डाटा टाइप्स व्हिच कैन बी एसोसिएटेड टू अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। तो देखिए हम लोग देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो है, वेरिएबल एक यूनिक नेम है जो कि मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है, किसी मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये एक कंटेनर है जो कि डाटा या मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। देखिए वेरिएबल्स का जो वैल्यू होता है, वेरिएबल्स के वैल्यू को हम लोग चेंज या अपडेट कर सकते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन के दौरान। और इसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं। तो सिंटैक्स जो होता है हम लोग का वेरिएबल का, पहले हम लोग डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं, ठीक। तो जैसे एग्जांपल है इंट, यहाँ पे इंट नेम, नेम जो हो गया ये वेरिएबल का नाम हो गया और ये डाटा टाइप हो गया इंट। हम लोग का प्राइमरी देखिए जो
हम लोग का देखिए प्राइमरी 5 तरह का, प्राइमरी फंडामेंटल 5 तरह का हम लोग का डाटा टाइप होता है। कि यहाँ पे देखिए इंट हो गया इंटीजर के लिए, चार हो गया कैरेक्टर के लिए, फ्लॉट हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, और डबल हो गया डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, और वॉइड हो गया हम लोग का लास्ट में जो है वो वॉइड जो हो गया नल वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हम लोग का एबीसी था 3 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज, लिस्ट एनी 4 विद देयर यूजेज। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं। पहले देखते हैं इसमें पूछा क्या गया। इसमें पूछा गया कि हेडर फाइल का क्या रोल है सी लैंग्वेज में, और किसी 4 हेडर फाइल को लिखो उसके रोल के साथ। ठीक, तो पहले देखते हैं हेडर फाइल बोलते किसको है। हेडर फाइल एक स्पेशल टाइप का फाइल है जिसका कि एक्सटेंशन होता है डॉट एच। जब भी हमको आपको डॉट एच करके कोई भी कुछ भी लिख मिले तो जिसका भी एक्सटेंशन डॉट एच होगा वो हेडर फाइल होगा। और ये जो हम लोग का होता है ये हेडर फाइल जो होता है वो कांस्टेंट, माइक्रो, सिस्टम वाइड, ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन प्रोटोटाइप को एक सिंगल फाइल में कंटेन करता है। और जब कभी भी हमको इसका जरूरत होगा, जब भी हेडर फाइल का हम लोग को जरूरत होता है तो हम लोग हैज इंक्लूड उसके बाद फिर हेडर फाइल इस तरह से कुछ लिख देते हैं। जब भी हमको जरूरत होता है जिस भी हेडर फाइल का, तो हम इस तरह से उसको लिख देते हैं। और मेनली जो हेडर फाइल का काम है, मेनली जो यूज है वो ऑप्टिमाइजेशन का इसका यूज है। हम लोग कुछ हेडर फाइल्स को देखते हैं। हेडर फाइल हो गया कुछ जैसे कि इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यहाँ पे डॉट एच के साथ जो भी है वो हेडर फाइल हो गया। यहाँ पे देखिए इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच इसका क्या यूज है कि हम लोग का स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट का काम करता है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मैथ डॉट एच में जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे उसको इंक्लूड करता है। ग्राफिक्स डॉट एच में ग्राफिक्स के फंक्शन को इंक्लूड करता है। और जो हो गया ये स्ट्रिंग डॉट एच, ये स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को इंक्लूड करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखते हैं। इसमें ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स ऑफ एन एरे। 10 नंबर्स का एक एरे है जिसका की एवरेज निकालना है। ठीक, तो हम लोग फ्लो चार्ट बनाए। इसमें यहाँ पे देखिए स्टार्ट किए। इसमें हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके टिट होता है। हम शेप यहाँ पे उतना एकदम एग्जैक्ट नहीं है। फ्लो चार्ट का आप एक बार शेप देख लीजिएगा, शेप कैसे होता है। जब हम लोग यहाँ पे इनपुट और आउटपुट लेते हैं तब उसका साइन कुछ इस तरह का होता है। देखिए हम लोग 10 इनपुट लेंगे, जो भी 10 नंबर्स होगा उसका 10 नंबर्स का इनपुट लेंगे और उसको एरे में स्टोर करेंगे। ठीक, उसके बाद जो होगा कि हम जो भी 10 नंबर्स होगा उसका सम करेंगे। उसके बाद हम लोग एवरेज निकालेंगे। उसका एवरेज निकालने का होता है टोटल नंबर्स बाय जितना भी जो भी नंबर्स होता है उसका सम बाय टोटल नंबर्स। तो हम लोग का 10 नंबर्स था, जो भी सम होगा उतना बाय 10 कर देंगे। और उसके बाद हम लोग का जो भी आउटपुट आएगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे प्रिंट एवरेज करवा देंगे। और जब प्रिंट हो गया तो हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो गया तो हम लोग उसको इंड कर देंगे। तो यही था फ्लो चार्ट। उसके बाद देखिए हम लोग का देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो हम लोग का जो सी नंबर है उसमें क्या पूछा गया, उसमें पूछा गया राइट द सिंटैक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सी, ऑल्सो राइट द सिंटैक्स फॉर सम कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। तो हम लोग को सिंटैक्स के बारे में पूछा गया, कंडीशनल ऑपरेटर के सिंटैक्स के बारे में। तो हम लोग का देखिए कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है। हम लोग का एक्सप्रेशन 1 होता है, उसके बाद फिर वाट का साइन होता है, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 होता है, उसके बाद एक्सप्रेशन 3 होता है। कुछ इस तरह से हम लोग का कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है। हम लोग का देखिए जो सिंटैक्स है इसमें जो एक्सप्रेशन 1 होगा वो ऑपरेशन 1 जो होगा वो बुलियन कंडीशन होगा, जो कि या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर हम लोग का एक्सप्रेशन 1 ट्रू हुआ, अगर एक्सप्रेशन 1 जो भी हम लोग का दिया हुआ जो भी कंडीशन लिखा होगा उसमें वो अगर ट्रू आया तो हम लोग का एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होगा। और अगर फॉल्स आया तो हम लोग का एक्सप्रेशन 3 प्रिंट होगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग का कुछ कुछ और राइट द सिंटैक्स ऑफ सम अदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कुछ और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का देखते हैं, जैसे कि हम लोग इफ का देखेंगे और इफ एल्स का देखेंगे। तो इफ का सिंटैक्स देखिए, इफ लिखता है उसके बाद फिर ब्रैकेट में उसका कंडीशन लिखाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी है, इफ है कंडीशन है, उसके बाद वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा जो प्रिंट करवाना रहेगा वो यहाँ पे ऐसे करके जो भी हम लोग का इंस्ट्रक्शन रहता है या फिर जो करवाना रहता है इफ से वो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन रहता है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इंस्ट्रक्शन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
और उसके बाद देखिए इफ एल्स का देखते हैं। तो इफ एल्स में देखिए यहाँ पे अगर इफ लिखे उसके बाद वहाँ पे कंडीशन दिए, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग का इफ का ब्लॉक चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, जो भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अगर वो एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो हम लोग का इल्स का स्टेटमेंट चलेगा। ठीक, हम लोग का उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिस्ट द लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स यूज्ड इन सी, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन लूप्स विद एग्जांपल। ठीक, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो लूपिंग कंस्ट्रक्ट है सी प्रोग्रामिंग में वो देखते हैं। हम लोग फर्स्ट में देखेंगे व्हाइल को, उसके बाद डू व्हाइल देखेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर का देखेंगे। व्हाइल लूप में देखिए क्या होता है कि व्हाइल लूप में जो हम लोग का कंडीशन होता है वो लूप के बॉडी के प्रोसेसिंग के पहले ही इवेलुएट हो जाता है। अगर जो कंडीशन दिया है वो सही है हुआ, तब व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। व्हाइल, उसके बाद जो कंडीशन रहेगा वो, और उसके बाद फिर व्हाइल, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद फिर उसका स्टेटमेंट लिखाता है। ठीक, अब हम लोग डू व्हाइल देखते हैं। तो डू व्हाइल में लूप में कंडीशन हमेशा लूप के बॉडी के पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोला जाता है। दो तरह का लूप होता है, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसमें देखिए एक बार प्रोग्राम चलेगा ही, जैसे हम लोग का अगर हम कुछ भी लिखे हैं तो ये जो स्टेटमेंट रहेगा वो एक बार रन होगा ही, उसके बाद फिर व्हाइल का एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा। इसका सिंटैक्स देखते हैं। डू हो गया, उसके बाद फिर व्हाइल हो गया, उसके बाद उसका स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद फिर व्हाइल हो गया, उसके बाद वहां पे एक्सप्रेशन और सेमीकोलन लिखाता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड फॉर लूप, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उनका फेवरेट होता है लूपिंग में फॉर लूप। तो देखिए इसमें जो इनिशियल वैल्यू होता है वो सिर्फ एक बार परफॉर्म होता है, और जो कंडीशन है वो हर बार चेक होता है, और लूप तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि फॉल्स ना रिटर्न हो। फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स जो होता है वो देखिए, फॉर लूप फॉर लिखाता है, उसके बाद इनिशियल वैल्यू सेमीकोलन, कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, या फिर हम डिक्रीमेंट वाला यूज करेंगे, आई प्लस प्लस जैसे यूज करते थे, आई माइनस माइनस ऐसे करके यूज करते थे। ये सब उसके बाद फिर वहां पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे उसके नीचे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू का। ठीक, तो ब्रेक और कंटिन्यू ये दोनों जो है ये लूप के फ्लो को कंट्रोल करने के काम आता है। कंट्रोल जो है वो लूप के नेक्स्ट इटरेशन को रन करवा देगा, लेकिन अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो ब्रेक कर देगा, लूप को ब्रेक कर दिया जाएगा। नाम से ही क्लियर पता चल रहा है कि कंटिन्यू मतलब चलते रहो और ब्रेक मतलब रुक जाओ। ठीक, ये दोनों जो है ये लूप में अपियर होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये हम लोग का एग्जाम्पल है, ये जो है ये हम लोग का एग्जाम्पल है। सी प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर अंटिल ही और सी इंटर्स जीरो। जब तक हम लोग जीरो इंटर नहीं करेंगे तब तक प्रोग्राम चलते रहेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग वाइल वन लिए हैं, यहाँ पे हम लोग देखिए वाइल वन लिए हैं। तो वाइल वन जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है, तो ये प्रोग्राम जो होगा ये इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंडीशन दिए हैं वो है इफ ए इक्वल्स टू जीरो देन ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक लगा दिए, जैसे ही यूजर ए इक्वल्स टू जीरो प्रिंट करेगा, यहाँ पे इंटर नंबर है, जैसे ही हम लोग का जीरो इंटर करेगा वो हम लोग का जो प्रोग्राम होगा वो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग कंटिन्यू का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, तो इसमें हम लोग का एग्जाम्पल नहीं है। सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 10। ऑड नंबर्स का सम हम लोग प्रिंट करवाएंगे 0 से लेके 10 तक। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में क्या है, यहाँ पे इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे हम लोग कुछ इंटमैन ये सब, उसका यहाँ पे हम देखिए कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए, a और सम इक्वल्स टू 0। और हम यहाँ पे देखिए फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर लूप 10 टाइम्स चला रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा है, इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन कंटिन्यू। अगर a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो कंटिन्यू करेंगे। और a प्लस प्लस हम लोग लिखे, एक वैल्यू बढ़ाएंगे, और सम इक्वल्स टू हम लोग क्या किए, सम इक्वल्स टू सम प्लस a कर दिए। ठीक, और इसको हम लोग फॉर लूप को इसको हम लोग 10 टाइम्स चला रहे हैं।
और यहाँ पे हम लोग का लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे सम इक्वल्स टू परसेंटेज, जो सम आएगा ऑड नंबर्स का वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग का 10 नंबर्स का जो सम होगा वो हम लोग का सम जो होगा वो सम 25 आएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं, 5 का बी। गिवन अ लिस्ट ऑफ 11 numbers, write a C program to find the median of that list। हम लोग को मीडियन निकालना है। तो ये जो प्रोग्राम है ये मेनली सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, जिसको सॉर्टिंग आएगा वो ये प्रोग्राम आराम से अच्छे से बना लेगा, ठीक। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं। इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच वॉइड मेन, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए, इंट लिए हैं ए आई जे, और फिर बी, यहाँ पे एक एरे बना है बी 11 साइज का, और यहाँ पे एक हम सी वेरिएबल्स डिफाइन किए। उसके बाद हम एक यूजर को मैसेज दिए प्रिंट एफ इंटर द 11 नंबर्स फॉर मीडियन, और स्कैन एफ की मदद से उसको हम लोग बी आई में स्टोर करवा लिए। उसके बाद हम लोग फॉर लूप लगाए, एक आई में और एक बार जे में। उसके बाद हम लोग कंडीशन लिखे हैं इफ बी आई इज ग्रेटर देन बी जे, होगा कि बी आई का जो वैल्यू होगा वो ए में जाके स्टोर होगा, और बी जे का वैल्यू बी आई में स्टोर होगा, और ए का वैल्यू बी जे में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट करवा देंगे जो भी हम लोग का सॉर्टिंग हो जाएगा। सॉर्टिंग के बाद हम लोग वैल्यू यहाँ पे स्वैप करवा रहे हैं, हम लोग स्वैप करवा के उसके बाद सॉर्टिंग किए, और सॉर्टिंग के बाद हम लोग वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे सॉर्टेड जो एरे होगा उसका हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं द इंटर नंबर्स आर, और जो इंटर नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि मीडियन जो होता है वो मीडियन का जो मिडिल पोजीशन होता है वो होता है, तो 11 नंबर का जो मिडिल पोजीशन होगा वो 6th पोजीशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग B5 लिए, और यहाँ पे हम लोग 5th पोजीशन क्यों लिए हैं, क्योंकि एरे जब भी शुरू होता है तो वो 0 से शुरू होता है, ना कि 1 से। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का इसको रन करवाए तो देखिए हम लोग को मैसेज आया इंटर 11 नंबर्स फॉर मीडियन, तो हम लोग 11 नंबर इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का द इंटर नंबर था, ये सॉर्टिंग होकर हम लोग का इंटर नंबर आ गया, और जो 6th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, तो 6th पोजीशन पे 43 वो हम लोग का मीडियन होगा। यहाँ पे 5 नंबर इधर भी है, 5 नंबर इधर भी है, तो हम लोग का आउटपुट आ गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर फंक्शंस, हाउ आर दे यूजफुल, कमेंट ऑन द टू कैटेगरीज इन विच फंक्शन वेरियस फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड। तो इसमें हम लोग का क्या पूछा गया है कि इसमें कि फंक्शन किसको कहते हैं और फंक्शन कैसे हम लोग के लिए यूजफुल है, इसके दो कैटेगरीज पे कमेंट कीजिए जिसमें कि वेरियस फंक्शन को कैटेगराइज किया गया है, ठीक। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर क्या है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ कोड है जिसको कि एक स्पेशल नाम दिया जाता है। हर एक सी प्रोग्राम में एक कम से कम एक फंक्शन होगा ही जो कि मेन फंक्शन होता है। इसका डिक्लेरेशन देखते हैं हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका रिटर्न टाइप नेम, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, उसके बाद हम लोग पैरामीटर का लिस्ट डालते हैं। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका इंट मैन, यहाँ पे ये हो गया रिटर्न टाइप फंक्शन का, उसके बाद उसका नाम, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पैरामीटर का लिस्ट है इंट num1 num2। यहाँ पे जरूरत नहीं है num1 num2 का, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहीं पे डिफाइन करेंगे तो ही होगा, हम लोग इसको बाद में भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग के लिए यूजफुल क्यों है। तो ये इसलिए यूजफुल होता है क्योंकि हम हर पीस को अलग अलग नाम दे, हर एक पीस के कोड को जो भी पीस होगा कोड का नाम दे सकते हैं फंक्शन की मदद से। हम लोग को बार बार एक ही कोड को नहीं लिखना पड़ेगा, जहां भी जरूरत होगा हम लोग सिर्फ नाम लिख देंगे। और हम लोग देखिए किसी भी प्रोग्राम, लार्ज सी प्रोग्राम को ट्रैक कर पाएंगे जब ये डिवाइडेड होगा मल्टीपल फंक्शंस। मतलब क्या होगा, अगर कोई लार्ज फंक्शन होगा तो उसको हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम में अगर रहेगा, तो देखिए हम लोग किसी भी लार्ज सी प्रोग्राम को ट्रैक कर पाएंगे जब ये डिवाइडेड होगा मल्टीपल फंक्शन में, यानी कि छोटा छोटा प्रोग्राम में अगर डिवाइडेड रहेगा तो इसको ट्रैक करना आसान होगा। और अब देखिए फंक्शन का जो होता है वो दो पार्ट होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है
जिसको कि लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो पहले से डिफाइन होता है, उसको यूजर डिफाइन नहीं करता, वो लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन होता है, जैसे कि स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप, पुट्स, इस ये सब हो गया, ये प्री डिफाइंड है। इसके यूज के लिए हेडर फाइल को इंक्लूड करना मैंडेटरी होता है और यूजर को उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसको यूजर डिफाइन करता है, मतलब कि प्रोग्रामर। इसके लिए कोई हेडर फाइल को यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम लोग जैसे भी डिफाइन करते हैं, हम लोग मैन यूज करते हैं, स्वैप यूज करते हैं, सम यूज करते हैं, जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं ये सब यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी है, राइट अ सी प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज यूजिंग फंक्शन। तो देखिए फिबोनाची सीरीज जो है ये 2018, 2019 और 2020 तीनों में पूछा है। बस डिफरेंस यही है कि इसमें फंक्शन की मदद से पूछा है, उसमें रिकर्जन की मदद से पूछा था। तो देखिए हम लोग फिबोनाची सीरीज को देखते हैं फंक्शन की मदद से। हम लोग का देखिए यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड फिब इंट रेंज, ठीक। यहाँ पे अब हम लोग मेन फंक्शन है, यहाँ पे इंट रेंज दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग का आएगा इंटर रेंज, हम लोग को एक यूजर को मैसेज आएगा इंटर रेंज, और जो भी रेंज डालेगा यूजर वो रेंज जो होगा वो रेंज में जाके स्टोर हो जाएगा। स्कैन ऐप की मदद से हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाद प्रिंट करवाएंगे द फिबोनाची सीरीज, उसके बाद फिब रेंज। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का रेंज जो है, देखिए रेंज यहाँ पे हम लोग का इंट जो है ए, हम लोग का फिबोनाची सीरीज में हम बताए थे फर्स्ट जो होता है वो 0 होता है, सेकंड जो होता है 1 होता है, और उसके बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो पिछले दो नंबर्स के सम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद प्रिंट करवा देंगे जो होगा हम लोग का, अगर दो नंबर पूछा जाएगा तो हम लोग इन दोनों को प्रिंट करवा देंगे 0 और 1, ठीक। और उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप लगाए और फॉर लूप को 3 से स्टार्ट किए, और रेंज जहाँ तक रेंज रहेगा, जो भी रेंज दिया रहेगा वहां तक चलेगा, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सी को ए प्लस बी का जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग सी में स्टोर करवाएंगे, और यहाँ पे सी को प्रिंट करवा देंगे। और जो उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बी का वैल्यू ए में स्टोर करवाएंगे और सी का वैल्यू बी में स्टोर कराएंगे, और यहाँ पे हम लोग मेनली स्वैपिंग कर रहे हैं, और ये बार बार ऐसे करके ये फिर से उसके बाद फॉर लूप चलेगा जब तक कि पूरा रेंज कंप्लीट ना हो जाए। इसको हम रन करवा के दिखाते हैं। इंटर रेंज, हम लोग रेंज पूछा गया, यहाँ पे हम 5 डालते हैं। तो देखिए हम लोग का फिबोनाची सीरीज आ गया 0 0 1 1 2 और 3। ये जो भी नंबर है लास्ट टू नंबर्स के सम है। 1 + 2 हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ऐसे ही इसको हम पहले 2018 वाले वीडियो में ज़्यादा बेहतर से एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, लिस्ट 3 डिफरेंट वेज टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम द प्रॉम्प्ट। हम लोग को इसमें क्या पूछा गया कि 3 डिफरेंट वेज बताना है जिससे कि स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं प्रॉम्प्ट से। तो देखिए हम लोग इसमें बात करेंगे स्कैन एफ गेट्स और एफ गेट्स की, ठीक। तो स्कैन एफ इसके लिए हम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। स्कैन एफ तब तक काम करेगा जब तक कि हम लोग कोई भी स्पेस या फिर इंटर यानी कि बैक यानी कि हम लोग लाइन जब तक चेंज नहीं करेंगे, यानी न्यू लाइन जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक स्कैन ऐप हम लोग का काम करेगा। जैसे हम न्यू लाइन या स्पेस डालेंगे तो स्कैन ऐप स्ट्रिंग में काम करना बंद कर देगा, ठीक। इसके लिए हम लोग गेट्स का यूज करते हैं। गेट्स में क्या होता है कि हम लोग का जो न्यू लाइन होता है उसको तो कंसीडर नहीं करता है, न्यू लाइंस डालते हैं तो जो इंड हो जाएगा, लेकिन हम लोग का जो स्पेस होता है वो इसको कंसीडर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एफ गेट्स की तो ये इस पे कोई लिमिट नहीं है। ये जो हम लोग का एफ गेट्स जो है ये हम लोग का वाइट स्पेस यानी कि हम लोग अगर स्पेस डाले उसको भी कंसीडर करेगा, और अगर हम न्यू लाइन डालते हैं तो उसको भी ये कंसीडर करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेज ऑफ पैरामीटर पासिंग इन अ फंक्शन इन द फंक्शन इन सी, एक्सप्लेन इच। तो इसमें पूछा गया कि फंक्शन के अंदर से पैरामीटर पास करवाने के का तरीका। तो इसका दो तरीका होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, उसी का नाम होता है पास बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का ही दूसरा नाम पास बाय वैल्यू है, और कॉल पास बाय रेफरेंस का दूसरा नाम है कॉल बाय रेफरेंस। तो ये जो है 2018 और 2019 दोनों में पूछा गया है, और इसको हम 2018 वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं।
2018 में क्वेश्चन नंबर 3 के बी में था और 2019 में क्वेश्चन नंबर 7 में था। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आप बार बार एक ही चीज़ देखें, ये ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप उसको प्रीवियस ईयर में 2018 का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाके देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 7 के बी की। हम लोग इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो हम लोग का प्रोग्राम है इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मैन, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए, जैसे कि हम लोग एरे लिए 100 साइज का, मैक्स का एक पॉइंटर बना, एक साइज लिए, सी लिए, और पोजीशन हम लोग POS जो लिए, ये पोजीशन के लिए इसका वैल्यू हम लोग 1 फिक्स किए हैं। पोजीशन का वैल्यू हम लोग 1 असाइन किया। उसके बाद अब हम लोग एक यूजर को मैसेज दे रहे हैं, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, और जो भी नंबर देगा वो उसका साइज होगा। उसके बाद जो साइज देगा हम लोग, उसके बाद फिर यूजर को एक मैसेज दिया जाएगा, इंटर जितना नंबर होगा, जो साइज होगा उतना नंबर आप इंटर कीजिए, और उसको हम लोग फॉर लूप की मदद से हम लोग यहाँ पे एक एरे में स्टोर करवा लिए। ठीक, जब हम एरे में स्टोर करवा लिए उसके बाद हम लोग जो एरे का जो वैल्यू होगा उसको हम मैक्स में स्टोर कर लिए, और इसके बाद हम लोग क्या किए, एरे का जो भी एड्रेस है उसको हम लोग मैक्स के एड्रेस में स्टोर कर लिए। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाए, और फॉर लूप में हम सी का वैल्यू 1 लिए और सी को साइज तक चलाए, जो भी साइज होगा यहाँ पे हम लोग का एरे का जो साइज लेंगे उतना साइज तक चलाए, और सी इंक्रीमेंट लगाए। और हम यहाँ पे एक कंडीशन डाले हैं, इफ एरे प्लस सी इज ग्रेटर देन मैक्स, देन हम लोग का क्या होगा कि जो मैक्स होगा, मैक्स इक्वल्स टू एरे प्लस सी हो जाएगा, और पोजीशन जो होगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर, जो पोजीशन होगा उसको और जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करवा देंगे, और रिटर्न 0 लास्ट में डाल देंगे। हम इसको रन करवा के दिखाते हैं। इसको रन करेंगे तो एक मैसेज आया यूजर के लिए, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। तो इसमें एलिमेंट्स हम 5 डालते हैं। अब इंटर 5 इंटीजर्स, जो हम लोग का 5 नंबर होगा वो इंटर करने का बोल रहे हैं। अब हम लोग का देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, मैक्सिमम एलिमेंट इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 2। हम लोग का जो मैक्सिमम है वो पोजीशन नंबर 2 पे है, और जो है जो वैल्यू है उसका वो 34 है। ये देखिए 34 है मैक्सिमम। व्हाट आर स्ट्रक्चर्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम यूनियन। तो हम लोग का इसमें जो है मेनली पूछा गया स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस। इसका आंसर हम दिखा देते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो आंसर है वो पहले भी बताया जा चुका है, 2018 में भी ये पूछा गया था। तो मैं नीचे में 2018 का मैंने बताया था कि मैं एक ही चीज़ बार बार बताऊंगा तो इससे वीडियो का लेंथ लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। और हम इसका जगह बता देते हैं, इसको 2018 में क्वेश्चन नंबर 7 पे बंद था, तो आप इसको वहाँ पे देख लीजिएगा। और आप अगर इसमें देना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है 2018 में क्वेश्चन नंबर 4 में था। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के बीच में डिफरेंस था शायद, लेकिन इसमें कुछ और भी पूछा गया। तो हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक मेथड है मेमोरी एलोकेशन का। देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो एक मेथड है मेमोरी एलोकेशन का, जिसमें कि हम मेमोरी के एलोकेशन के बाद भी उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें मेमोरी को हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि प्रोग्रामर के हिसाब से। जब हमको जरूर प्रोग्रामर का मन होगा तो मेमोरी को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकता है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंट करने में एज कंपेरिजन टू स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और ये थोड़ा स्लो भी होता है। इसका एलोकेशन एग्जीक्यूशन जो होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जीक्यूशन होता है थोड़ा स्लो होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एलोकेशन के कंपैरिजन में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में देखिए हम लोग को मेमोरी को रीयूज करने का ऑप्शन रहता है। प्रोग्रामर जब जरूरत होगा तो मेमोरी को एलोकेट और रिलीज करवा सकता है। देखिए यहाँ पे 4 लाइब्रेरी फंक्शन डीएमए के अंदर है, जिसको कि stdlib नाम के हेडर फाइल के अंदर रखा गया है मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का मेलॉक है, कैलॉक है, फ्री है,
और फिर री एलॉक है। इसको अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे मेलॉक किसको बोलते हैं। तो देखिए मेलॉक या मेमोरी एलोकेशन मेथड का सी लैंग्वेज में ये यूज है कि एक सिंगल लार्ज ब्लॉक के मेमोरी जिसका की साइज स्पेसिफाइड हो उसको डायनेमिकली एलोकेट करवाने का। ये वॉइड टाइप के पॉइंटर को रिटर्न करता है और किसी भी डाटा टाइप में एग्जीक्यूशन इसका हो सकता है। ये मेमोरी को इनिशियलाइज एग्जीक्यूशन टाइम में करता है, इसलिए हमको हर बार एक ब्लॉक को इनिशियलाइज करना होता है गार्बेज वैल्यू से। इसमें हम लोग को हर एक ब्लॉक को इनिशियलाइज करना पड़ता है गार्बेज वैल्यू से। और इसका हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स है ptr इक्वल्स टू कास्ट टाइप। यहाँ पे कास्ट टाइप जैसे हो गया इंट हो गया। उसके बाद फिर मेलॉक उसके बाद फिर बाइट, जो बाइट होगा जैसे 100 बाइट यहाँ पे एग्जांपल में लिए, और जो साइज होगा साइज ऑफ इंट, जैसे साइज हम लोग कैर टाइप का करते तो साइज ऑफ कैर होता। अब हम लोग सेकेंड में देखते हैं केलॉक मेथड। इसका यूज होता है किसी भी स्पेसिफाइड नंबर जो कि स्पेसिफाइड नंबर के ब्लॉक को जो कि स्पेशल टाइप का हो उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाने का। ये मेलॉक के जैसा ही बस इसमें कुछ अलग, दो चीज अलग है। फर्स्ट कि इसका हर एक ब्लॉक इनिशियलाइज होता है डिफॉल्ट वैल्यू 0 से, और इसमें दो पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट होता है। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। ptr कास्ट टाइप केलॉक, उसके बाद फिर n और एलिमेंट साइज, उसके बाद फिर एलिमेंट साइज। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और एलिमेंट का साइज जो है वो साइज ऑफ इस एलिमेंट के जितना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग का। एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे में ptr इक्वल्स टू फ्लॉट हो गया केलॉक, उसके बाद फिर यहाँ पे जो n है वो n हो गया, और उसके बाद साइज ऑफ फ्लॉट, जैसे हम फ्लॉट यहाँ पे लिए थे तो वहाँ पे साइज ऑफ फ्लॉट हो गया। इसके बाद हम लोग थर्ड में देखते हैं फ्री का। तो फ्री मेथड यूज होता है मेमोरी को डायनामिकली डी एलोकेट करवाने के लिए। हम लोग का जो मेमोरी एलोकेट होता है मेलॉक और केलॉक के मदद से वो डी एलोकेट नहीं होता है अपने आप, इसलिए हम लोग सी में फ्री का यूज करते हैं। या फिर ऐसा बोला जा सकता है जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज होता है तब फ्री हेल्प करता है वेस्टेज को कम करने में बाय फ्रीइंग मेमोरी। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स, उसके बाद फिर सिंटैक्स यहाँ पे फ्री होगा, उसके बाद फिर जो पॉइंटर रहेगा वो। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ में। फोर्थ में हम लोग का है री एलॉक। ये री एलॉक जो है या री एलोकेशन मेथड का यूज हम मेमोरी एलोकेशन को चेंज करने के लिए करते हैं जो कि पहले एलोकेट किया गया है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेलॉक या केलॉक के द्वारा यूज किया गया मेमोरी सफिशिएंट नहीं है तो हम लोग री एलॉक का यूज करके फिर से मेमोरी का एलोकेशन करवा सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे सिंटैक्स है ptr री एलॉक, उसके बाद ptr, उसके बाद फिर जो न्यू साइज होगा, नया साइज होगा वो। उसके बाद बी में है राइट अ सी प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल इनटू अनदर फाइल। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि एक फाइल का जो कंटेंट होगा उसको सेकेंड फाइल में हम लोग को कॉपी करना है, उसके लिए सी प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड stdlib.h। stdlib.h हम इसलिए लिए क्योंकि इसके अंदर एग्जिट का फंक्शन आता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट मैन लिए, और अब हम लोग दो फाइल पॉइंटर बनाए fptr1 और fptr2। उसके बाद एक फाइल नेम बनाए 100 साइज का, और एक सी नाम के वेरिएबल को डिफाइन किए। फिर यूजर को एक मैसेज दिए कि इंटर द फाइल नेम टू ओपन फॉर रीडिंग। उसके बाद जो भी होगा, जो फाइल नेम यूजर डालेगा उसको फाइल नेम के अंदर हम लोग स्टोर कर लेंगे। अब हम लोग फर्स्ट फाइल को ओपन करेंगे और एक कंडीशन डालेंगे, इफ fptr इक्वल्स टू 1। अगर fptr एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम लोग यूजर को एक मैसेज डालेंगे कैन नॉट ओपन फाइल, जो फाइल का नाम होगा, और उसके बाद वो एग्जिट 0 डाल देंगे कि प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो फाइल यूजर डाल रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। तो उसके बाद फिर से अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फिर हम लोग यूजर को एक मैसेज देंगे इंटर द फाइल नेम टू ओपन द
ओपन फॉर राइटिंग, यानी कि जो सेकेंड फाइल होगा उसका नाम डालिए और उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से फाइल नेम में हम लोग स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो सेकेंड फाइल होगा उसको हम ओपन करेंगे और फिर से हम और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर से मैसेज आएगा कि कैन नॉट ओपन फाइल और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब अगर फाइल एग्जिस्ट करता होगा, सेकेंड फाइल भी एग्जिस्ट करता होगा, तो हमको जो लिखा है उसको रीड करवाएंगे, जो हमको जो भी लिखा हुआ है फर्स्ट फाइल के अंदर उसको हम लोग रीड करवाएंगे और उसको कॉपी कर देंगे fptr2 में, यानी कि सेकेंड फाइल के अंदर। और अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक लूप लगाएंगे और लूप तब तक चलेगा जब तक कि हर एक कैरेक्टर खत्म ना हो जाए, इंड ऑफ फाइल जब तक ना हो जाए तब तक लूप चलेगा। अब fput क्या करेगा कि 1 by 1 रीड करेगा और fptr2 में सेव कर देगा उसको, और जब पूरा कॉपी हो जाएगा तब मैसेज आएगा कंटेंट्स कॉपी टू सेकेंड, जो भी सेकेंड फाइल होगा उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो फर्स्ट पीटीआर रहेगा, फर्स्ट फाइल और सेकेंड फाइल को क्लोज कर देंगे। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं एक फाइल। यहाँ पे देखिए एक एबीसी नाम का फाइल है जिसमें मानस मिश्रा लिखा हुआ है, और एक XYZ नाम का फाइल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब हम इसको रन करवाते हैं। इसको जब हम रन करवाए तो एक यूजर के लिए एक मैसेज आया, इंटर द फाइल नेम टू ओपन फॉर रीडिंग। तो फर्स्ट जो फाइल होगा उसका हम लोग नाम डालेंगे, जैसे हम एबीसी में मानस मिश्रा लिखा हुआ था तो हम लोग यहाँ पे एबीसी लिखते हैं, abc.txt। अब हम लोग सेकेंड फाइल डालते हैं, जो हम लोग का सेकेंड फाइल था xyz.txt। अब हम लोग को देखिए मैसेज आ गया, कंटेंट्स कॉपी टू xyz.txt। अब हम लोग सेकेंड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड में कॉपी हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए XYZ हम ओपन करते हैं, देखिए XYZ के अंदर मानस मिश्रा कॉपी हो गया है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, हाउ हाउ इज मर्ज सॉर्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। कि इसमें पूछा गया है कि मर्ज सॉर्ट कैसे दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम से अलग है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि जो भी एरे होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है और दोनों पार्ट इक्वल पार्ट्स में होता है। लेकिन जो दूसरे सॉर्टिंग सॉर्टिंग के टेक्निक्स हैं उसमें हम लोग का पार्टीशन तो होता है लेकिन वो सेम रेशियो में नहीं होता है, वो किसी भी रेशियो में हो जाता है। और उसके बाद देखिए मर्ज सॉर्ट हमेशा अच्छा काम करता है, चाहे वो बड़ा फाइल हो या छोटा फाइल हो। लेकिन जो अदर क्विक सॉर्ट या फिर कोई अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सॉर्टिंग ऑपरेशंस हैं, वो जनरली स्मॉल डाटाबेस के लिए होता है, वो लार्ज डाटा सेट्स पे अच्छा काम नहीं कर पाता है। मर्ज सॉर्ट जो है वो जनरली वो जो है मेनली जो भी लार्ज एरे का साइज होगा उस पर ज़्यादा अच्छा काम करता है, और अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है, अदर सॉर्टिंग जो भी ऑपरेशंस हैं वो स्मॉलर फाइल के लिए बेटर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्चुअल में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए हम इसका आंसर नहीं बताया। अगर आप लोग को ये आंसर क्लियर हो रहा है, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं इस पे भी अलग से वीडियो डाल दूंगा। ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है और इसलिए हम इस पे वीडियो नहीं बनाए। और ये हमारा 2020 का भी पूरा खत्म हो गया, 2020 का पीपीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको इसमें कहीं पे कुछ समझ नहीं आए या फिर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप इस बात के लिए भी कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर की, आपको उस सब्जेक्ट की वीडियो इस पे अपलोड कर दी जाएगी।
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को कुछ मदद मिल सके। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।